अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिड डे शो में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा की तरह मेरा साथ देंगे नन अदर देन इसार राना साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? काफी डाउन डाउन से लग रहे थे, अब ठीक है? अब बस वो क्या कहते हैं, आपकी शख्सियत का जो असर होता है ना, वो थोड़ा सा मुझे डल कर देता है, लेकिन फिर ब्रेक में आप हिम्मत बंधा देती हो तो ठीक हो जाता हूँ मैं, इसलिए। और हम बाकायदा तौर पर आज शुरू कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को। कल तो हमारा इंट्रोडक्टरी था ये प्रोग्राम। हम बाकायदा तौर पर अब टॉप स्टोरीज नाज़रीन शामिल करें कि आज 1 बजे तक क्या क्या हुआ, और हम शामिल करते हैं ना बल्कि हाँ जी, क्या क्या हुआ नहीं, आज 1 बजे क्या हुआ, बल्कि क्या क्या हुआ एग्जैक्टली। तो जनाब अब तक की अपडेट्स ये हैं कि जी हम बात करेंगे प्रोग्राम में, सदर ने रेगुटेक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया, और इसके बाद हम बात करेंगे अदालत ने एजाज़ अहसन के बयान पर दरख्वास्त निपटा दी। जबकि शो में हम ये भी शामिल करेंगे कि इमरान खान की नाअहली के लिए दरख्वास्त गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है, और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी कुछ देर में होने जा रहा है, और ये क्या क्या होने जा रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे। बैरिस्टर फ़हद मलिक कत्ल केस के हवाले से अपडेट हुई है, और तीनों मुल्ज़मान को उम्र कैद की सज़ा बिलाखिर सुना दी गई है। फिर हम ये भी बात करेंगे कि कत्ल के 6 साल और 7 माह बाद ये जो है ना फैसला सामने आया है। निश्तर अस्पताल के हवाले से जो बात चल रही है कि छत से मिलने वाली लाशों का मामला है वो है क्या बेसिकली, और मुल्ज़मान पकड़े गए हैं, और किन किन को उनके ख़िलाफ़ पंजाब वज़ीर आला पंजाब का एक्शन जो है ना उसके हवाले से हम बात करते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, सदर ने रेगुटेक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। सार साहब बताइएगा ज़रा, ये रेगुटेक एक्चुअली मामला है क्या, और आम फहम क्योंकि लोग रेगुटेक सुनते तो हैं, बेसिक क्या है, बेसिक हम जानना चाह रहे हैं। रेगुटेक बेसिकली ना हमारी एक कौमी अलमिये का एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, एक टर्निंग पॉइंट है। रेगुटेक एक कंपनी से मुआहदा हुआ, और चागी के अंदर पाक दुनिया के सोने के और चांदी के सबसे बड़े ज़खायर जनूबी अफ्रीका के बाद हैं। हमारा एक कंपनी से मुआहदा हो गया, और मुआहदा होने के बाद ये हुआ कि अचानक उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चोई साहब को वो चूँकि उन्हें शौक़ था हीरो बनने का, उन्होंने उसके ऊपर स्टे कर दिया और कहा ये रोक दें काम। वो जो कंपनी थी वो कंपनी उठ के जनाब अली चली गई आलमी अदालत में, और आलमी अदालत में जाके हम पे 11 अरब डॉलर, 1.5 अरब डॉलर के लिए हम IMF के आगे नाक रगड़ते हैं, 3 अरब 2 अरब डॉलर के लिए सऊदी अरब के पीछे भाग रहे होते हैं। पूरी दुनिया से कहीं से 1 अरब डॉलर लो, हमें एक गलत फैसले से 11 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, हम पे जुर्माना हो गया 11 अरब डॉलर का। खैर वो इसके बाद जब 11 अरब डॉलर तो साढ़े पल्ले है कि जेड़ा से किसी को 11 अरब डॉलर दिए, तो उसके बाद उस कंपनी से फिर हमने बातचीत की, और फिर अल्लाह का शुक्र है ये हुआ कि वो जो जुर्माना था वो भी हमने वो करवा दिया, और काम भी शुरू हो गया। लेकिन ये इतना बड़ा कौमी नुकसान हुआ 11 अरब डॉलर का कि इसका फैसला तो होना चाहिए। कोई बंदा मुंह उठा के जो मर्जी फैसले कर दे, आपको ना इंटरनेशनल रूल्स का पता, ना आपको आलमी अदालतों का इल्म, आपने उठ के जज्बातियत में हीरो बन के एक फैसला कर दिया। अब सदर साहब ने जो ये रेफरेंस दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल फैसला होना चाहिए, इस बात का नतारा होना चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन है, किसने कौमी खजाने को इतना बड़ा हम सियासतदानों को तो कहते हैं, हम जी सियासतदान ने यूँ कर दिया, फला सियासतदान, लेकिन भाई जो ऊपर के फैसलों से हमें नुकसान होते हैं उसका भी तो कोई फैसला होना चाहिए, कोई नतारा होना चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन है, कौन को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा, तो क्यों पहुंचा, 11 अरब डॉलर को मजाक है। एग्जैक्टली। अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर सदर ने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। बिल्कुल। और क्या कहते हैं, डेफिनेटली जो एक प्रोसीजर है रूल्स का, उसमें वज़ीर आज़म एडवाइस करता है, सदर फिर उसे आगे से फॉरवर्ड करता है। अब देखिए सार साहब, एक गलत फैसला आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है, मतलब लाइक आपने ना सोचा ना समझा, और अब देखें हम लोग IMF के आगे, आपकी वाली बात है कि लेके बैठे हुए हैं, हम किस तरह से सब्सिडाइज हमारे उनके के हम नाक रगड़ रहे हैं, वो हमारी पंजाबी कहते हैं साड़ी लीका कढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और कितने देने उसने, 1 अरब 40 करोड़ डॉलर, ठीक है, और एक ही झटके में एक बंदे के गलत फैसले से 11 अरब डॉलर का नुकसान हो जाए। और अगर वो काम हो रहा होता अब तक, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को भी उसका शेयर मिल रहा होता, ठीक है ना।
हमारी इकोनॉमी पे भी कुछ उसके असरात मुरतब होते हैं, इंटरनेशनली भी हमारी से खराब हुई, हमारे एक जो वर्थ होती है जिन्होंने पंजाबी कहने हैं कि जी मतलब बंदे दी जड़ी बनी होंदी है वो खराब हो जाती है, हाँ। तो वो भी खराब हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा फैसला है और सुप्रीम कोर्ट से जो है मेरा ख्याल है इस पे फैसला होना चाहिए कि भाई कौन जिम्मेदार है और क्यों उसने गलत फैसला किया और उसके पीछे असल अवामिल क्या थे। नहीं तो अब जब ये फैसला हो, आपको क्या लगता है कि इसका फैसला क्या आ सकता है? डेफिनेटली देखें, ये रेफरेंस है, रेफरेंस के अंदर फैसले नहीं होते, रेफरेंस के अंदर तो वो निशानदेही कर देते हैं कि ये कहाँ कहाँ क्या क्या खराबी हुई। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये कौम का हक है कि कौम को पता चलना चाहिए और पता चलना चाहिए कि ये इतना बड़ा इंटरनेशनल मुआहदा जो था, सैबोटाज जिसने भी किया क्यों किया और उसको इससे क्या बेनिफिट मिला। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसी से गैर ज़रूरी वजाहत तलब नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा गया है और हमारे फैसलों से लोगों का अदालत पर एतमाद नज़र आएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है, जबकि ये कि क्या किसी को अदालत की जानिबदारी पर कोई शक है, ऐसा कहना था अतर मिनल्लाह की जानिब से और अदालत ने एतजाज़ हसन के बयान पर दरख्वास्त निपटा दी है। बिल्कुल, आज ये सुबह हुआ है और कैप्टन सफदर साहब ने, मरियम साहिबा के जो शोहर हैं, उन्होंने ये एक जो बयान मीडिया पे आया था एतजाज़ हसन का, उसके ऊपर अदालत गए थे। अदालत ने एतजाज़ हसन ने एक वजाहत दी और डेफिनेटली उन्होंने यही कहा कि भाई हम अदालतों का एहतराम करते हैं और क्योंकि एतजाज़ हसन तो खुद उनकी सारी ज़िंदगी जो है वो एक जिसे कहते हैं एक बेहतरीन वकील के तौर पे और कानून के मुहाफिज के तौर पे गुजरी, तो फिर जो उनकी वजाहत के बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने दरख्वास्त को निपटा दिया। और डेफिनेटली इस तरह के मामलात को जितना आप अगर आपने ख़राब करना है और किसी इशू को इशू बनाना है कि वो कहना में वो कौन था वो जो काना कहते थे कि वो तनु काना किया, उन्हें कहा वो फिर वो रंजीत सिंह वाला। हाँ, बात ये कि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा हमें वो करना चाहिए और उसको अगर उन्होंने ये कह दिया है, एतजाज़ हसन ने वजाहत दे दी है, तो मेरे ख्याल है इस के बाद इसको इतना ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है ना कि ये अदालत किसी से गैर ज़रूरी वजाहत तलब नहीं करेगी। अच्छी बात है ना। और मतलब उन्होंने काफ़ी वाज़ेह अल्फाज में ये बात कह दी हुई है। बात को किस तरीके से आगे तक पहुंचा देना ही एक मायने रखता है। बात ये है लबीबा, एक जो मैंने बात कहनी है वो बार बार ब्रेक का कह रहे हैं कि देखें, पाकिस्तान की जो आम आदमी है ना, उसको इंसाफ की ज़रूरत है। ठीक है, अदालतों में हज़ारों लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, पोता केस करता है और वो दादा बन जाता है और फैसला नहीं होता। जब तक ये गैर ज़रूरी जो मुकदमात हैं जिनके ऊपर अदालतों के कई कई महीने लग जाते हैं, इससे बाहर नहीं आएंगे और आके आम आदमी को बराह रास्त रिलीफ नहीं देंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। ये सब कैप्टन सफदर हो या कोई भी हो, वो हर बात पे एक दरख्वास्त दायर कर दें, पीटीआई क्यों ना हो, पीपल्स पार्टी क्यों ना हो, और जो जुडिशरी है वो फंस जाती है। भैया आपको पार्लियामेंट किस लिए बना के दी है? कौम आपको वोट क्यों देती है? आप पार्लियामेंट में जाके अपने फैसले करें, अपने नॉर्म्स, अपने हदूदों की हदूद का फैसला आप खुद करें। आप मिनट में हर चीज उठ के जाके आप अदालत में चले जाते हैं। अदालतों को अवामी इंसाफ के लिए काम करने दें ताकि आम आदमी को जो है इंसाफ मिल सके, जिंदगी उसकी आसान हो सके। अच्छा, ये जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से कहा गया कि किसी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिबदारी पर कोई शक है, ये मतलब लाइक सवाल तुम्हारा ना बड़ा औखा है, ठीक है ना? आप समझ गए मुझे। हाँ। मुझे हंसी इस बात पे आप समझ गए कि क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, वो तुम इतने पोले मुंह से इतना सख्त सी बात कर जाती हो ना। बात ये कि पाकिस्तान में होता ये कि अगर मेरे हक में फैसला आया तो मैं कहता हूँ बल्ले बल्ले अदालतों की। हाँ, और मुखालिफ के हक वाले जो है वो जनाब अली वो कहते हैं ये फैसला सही नहीं आया। यानी कि अगर मेरे हक में फैसला आएगा तो अदालतें ठीक हैं। हाँ। और अगर आपके हक में फैसला आएगा तो अदालतें खराब हैं। मेरे हक में फैसला आएगा तो आप कहेंगे जी मैं लाडला हूं अदालतों का, आपके हक में आएगा तो मैं कहूंगा आप हैं लाडली अदालतों की। तो ये जो ये है ना, उसकी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि भाई हम सबके लिए हैं, जुडिशरी सबके लिए है और उसके जो इंसाफ है के तकाजे जो हैं वो वही हैं जो पूरी दुनिया में। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि जब तक ये सियासी फैसलों के अंदर जुडिशरी को आप फंसाए रखेंगे तब तक अवामी फैसले और अवामी फलाह के ज़ाहिर सी बात है, हर इदारे का अपना एक मुकाम है, हर इदारा अपना एक अलग काम कर रहा है।
और जो सियासत है वो हर इदारे में घुसी पड़ी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल और वहीं से उसका जो मुकाम है ना वहाँ खराब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप एक ब्रेक ले लें, हाँ। मेरा ख्याल, ताकि हम थोड़ा सा मेरे ख्याल हाँ जी, ले लें। नाज़रीन, यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर। गजनफर साहब हमारे साथ हैं जी, ब्रिगेडियर गजनफर Exactly. साहब, फिर हम उनसे इस पे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। मिड डे शो में 1 बजे तक क्या कुछ हुआ अपडेट लेकर हम हाजिर हैं, और हम बात तो कर रहे थे। अब एक और हमारा अहम मामला है जिसमें हम बात करना चाह रहे हैं, वो है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इमरान खान के इससे कबल हम ये बात करेंगे कि इमरान खान की नाअहली के लिए दरख्वास्त गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी क्यों की गई है? क्योंकि नाअहली की दरख्वास्त दायर करने वाले शहरी की जानिब से कोई पेशरफ्त ही नहीं हुई, क्योंकि कोई पेश ही नहीं हुआ है। साजिद नामी शहरी ने इमरान खान की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर की थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी के पेश ना होने पर इस समाअत को अब मुलतवी कर दिया है। सर, हमारे साथ मेरे हरे गजनफर साहब हैं, हाँ उनको जी। लेते हैं। हाँ। पहले उनसे बात करते हैं, फिर इनसे बड़ी दिलचस्प इसमें सवाल करना अच्छा, है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत सर शुक्रिया आपके टाइम का, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे शो के लिए। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच, और मुबारक हो आपको एक अच्छा शो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अच्छा गजनफर भाई, ये बताएं, एक बड़ी दिलचस्प बात इसमें है कि जी एक साजिद नामी शहरी ने दरख्वास्त दायर की और वो खुद पेश नहीं हुए। इससे पहले आज कैप्टन सफदर साहब की दरख्वास्त के ऊपर भी अदालत ने कहा कि ये गैर ज़रूरी चीज़ें वजाहतें हैं, और ये और वो। ये जो नामालूम होता है बंदा, ये आके एक दरख्वास्त देता है और वो उसके बाद गायब हो जाता है, और अदालतें भी उसे एंटरटेन कर लेती हैं। सर ये क्या चक्कर क्या है ये? जैसे आप पहले बात कर रहे थे ना, रिकॉर्ड एक क्या चक्कर है, इसी तरह ये भी बहुत बड़े चक्कर है। अच्छा। रिकॉर्ड एक के अंदर अगर आपने जो चीजों की निशानदेही की, अगर उसको किसी ने नुकसान पहुंचाया, तो बाकी कॉन्ट्रैक्ट में तो नुकसान है ही। कॉन्ट्रैक्ट में तो किकबैक्स, अगर आप जाएंगे तो बहुत किकबैक्स गई थी उसके अंदर। अच्छा। उसके अंदर रेट अच्छा। भी जो कोट किया गया था, अच्छा, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक मिलता। हमने पाकिस्तान का दौलत जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर दी थी, ओहो। लेकिन उसको सैबोटाज करने वाला, सबसे सैबोटाज वाला उस वक्त का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था। जी जी, डेफिनेटली। अब उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा, और उसकी रेपुटेशन आपको पता है कि वो किस तरह बोलियों में चीजें लेके घूमता था। अब दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, ये बड़ी, देखिए कल आप जैसा कोई इंसान तारीख लिखेगा जरूर, क्योंकि आप लिखारी हैं और आप इस चीज को लिखेंगे, तो वो क्या लिखे? वो लिखेगा कि एक शख्स था, उसके खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान ने को 20 मुकदमे दायर किए और कोई चीज छोड़ी नहीं। मजहबी मुनाफरत, सेक्शन 144, तौहीन अदालत, तौहीन इज्जत, फलाना फलाना, कोई चीज ऐसी नहीं थी जो छोड़ी हो इस हुकूमत ने इमरान खान के। अच्छा गजनफर भाई, एक मिनट, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत ने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, लेकिन काटते इमरान खान ने भी नहीं की थी अपने दौर ही। सर इंगेज ही रखा अदालतों में, वो तो था ही था, रोजाना वो पेशिया तो भुगतता ही है। अब यहाँ पे नामालूम शहरी पेश होना शुरू हो गए। वो नामालूम शहरी बहुत सारे, अगर आपको याद हो तो आपके जो कोलीग्स हैं अपना इसके मीडिया के, उनके खिलाफ भी आए। अब वो कौन थे नामालूम शहरी? पहली बात तो ये है कि अगर कोई शहरी जाके इमरान, किसी भी पॉलिटिकल लीडर, आप छोड़ दीजिए इमरान खान को, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ जाके नाअहली की दरखास्त दे, तो वो तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन रोल में नहीं आता। अगर तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, अगर आर्टिकल 39A की बात कर रहे हैं, तो बुनियादी चीज तो ये हो जाती है कि जो इस्लामाबाद को आज आपने कंटेनरिस्तान बनाया हुआ है, जो इस्लामाबाद को तबाह और बर्बाद किया हुआ है, उसके खिलाफ किसी ने दरखास्त दायर की है। वहाँ सबसे बड़ी कदगन तो ये है कि इस्लामाबाद को आपने तबाह कर दिया ताकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सके। तो एक बड़ी डायकॉटमी सी, एक बड़ी हिपोक्रेसी सी और रियाकारी की फिजा और रियाकारी सियासत की, झूठ की सियासत की, फरेब की सियासत की और धोखेधड़ी की सियासत की फिजा पाकिस्तान ठीक है। एक एंगल है जो आप एक मेरी बात का जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि इस्लामाबाद को जो है आपने क्या बना दिया, वो कौन सा कंटेनरिस्तान।
लेकिन सर जो सूरत हाल है हमारी पाकिस्तान की, अब सैलाब आया, इकॉनमी हमारी बेड़ा गर्क हुई हुई है, सैलाब ने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, तो इसमें इमरान खान हो या कोई भी हो, क्या एक जिम्मेदार सियासतदान लीडर को वो ये समझना नहीं चाहिए कि अब इस वक्त इस तरह की एजिटेशन की सियासत से हमारी मईशत मजीद तबाह होगी? थोड़ा सा हमें भी दूसरे एंड के ऊपर भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिम्मेदारी तो बुनियादी फर्ज बनता है ना, और जिम्मेदारी के अंदर दो चीजें होती है। एक तो ये फर्ज करें, मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ, बरतानिया में हाइड पार्क में प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन कारोबार जिंदगी चलता रहता है। यहाँ पे पाकिस्तान में जिसने आप सैलाब का जिक्र किया, वो तो बहुत ही बुरी तरीके से पाकिस्तान को आप ये समझे कि तबाह बर्बाद कर दिया। WHO की रिपोर्ट उठा के पढ़ ले तो आप इंसान कान पकड़ लेता है और हॉरिफाइड हो जाता है, जिस तरह सैलाब के बाद वहां पे बीमारियों का जोर है। लेकिन कोई पॉलिटिकल लीडर वहां पे मौजूद नहीं है उन लोगों के साथ। अब एक तो वो प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम आप एक और जनरेट कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम दोनों तरफ से आ रहा है। लेकिन बात बुनियाद के असूल की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो ये है कि एक असूल, एक चीज जो पाकिस्तान के किसी लॉ में तफसील कर दी गई है, उसको अगर आप वायलेट करेंगे तो यही चीजें होंगी जैसे आपने किया कि कोई शख्स जाके किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ दरखास्त देगा और अदालत उसको, पहले तो अदालत को इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। अगर कर लिया है उन्होंने तो वो उनका फैसला है, लेकिन ये चीजें तो बड़ी तवातुर से हो रही है ना। तो मैं जो आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं इतना अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख के अजीब फेसेस हैं जो आप देख रहे हैं, और कल कोई जो लिखेगा तो वो आप पे भी हंसेगा और मुझ पे भी हंसेगा। ये किस किस्म के लोग थे जो इस मुल्क में रह के। अच्छा गजनफर भाई, ये बताएं, एतजाज हसन के बयान पे दरखास्त जो है वो निपटा दी गई, ये क्यों होता है कि पहले आप कोई ऐसी बात कह देते हैं जो अदालत के दायरा कार के अंदर मुदाखलत में जाती है, उसके बाद आप कहते हैं हम अदालतों का एहतराम करते हैं और उसके बाद निकल आते हैं? तो ये भी एक टोपी ड्रामा जो है ये खत्म होना चाहिए ना। जिम्मेदारी तो हर एक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और एतजाज हसन की सतह के ऊपर आदमी जो अदालत सारी जिंदगी जिसने अदालतों की हिफाजत की है, उनको तो जरा मोहतात रहना चाहिए आम आदमी की निस्बत। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एतजाज जैसे और भी जो लोग हैं उनको बहुत मोहतात होना चाहिए, और उनको मोहतात होना चाहिए अदालों के हिसाब से और अदालों की जो रिस्पेक्ट है उसके हिसाब से। लेकिन मैं एतजाज हसन साहब का अगर आपने में सुना हो तो वो बहुत सारी चीजें ऐसे कहते रहे हैं जो पॉलिसी से ताल्लुक रखती है, और सिर्फ एतजाज हसन साहब नहीं, अगर आप उस पर्टिकुलर बयान के हिसाब से जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके बहुत सारे ठीक है। मैं उस बयान की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं उस बयान की तरफ नहीं जा रहा, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब भी जलसों में बहुत कुछ कहते हैं, उसके बाद जाके अदालत में चले जाते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। सर ये अच्छी बात है कि आप अदालत का एहतराम करते हुए माफ़ी मांग लें, लेकिन सर आम आदमी की निस्बत सियासतदान और जो इस तरह के इस लेवल के लोग होते हैं, उन्हें तो अल्फाज का चुनाव समझ आना चाहिए ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। के खिलाफ बातचीत होती, वो मौसम दावर क्या कहते हैं असेंबली में खड़ा होकर, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होता है मुझे बताए ना। जावेद लतीफ ने क्या कहा पाकिस्तान के बारे में, नाउजुबिल्लाह ने पाकिस्तान खप्पे के बारे में क्या उसके खिलाफ एक्शन हुआ, और इस तरह मैं बेताशर को काउंट कर। तो बात यह है कि जब भी आप पिक एंड चूज के ऊपर किसी चीज को रखेंगे तो इसका मतलब मैं और आप ये डिड्यूस करेंगे कि पाकिस्तान में कवानीन जो है वो आपके जहन की इख्तरा के ऊपर बना हुआ है। अगर आप सोचते हैं कि ये ठीक है तो आप ठीक समझ लेते हैं, अगर कुछ लोग सोचते हैं गलत है तो वो गलत हो जाता है। तो इसको एक इक्वल लेवल पे लाने की जरूरत है। क्या वो इक्वल लेवल पे आ सकेगा? क्या वो बुनियादी सही? दो बड़े सवाल, बड़े सवाल। अब थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू द मिड शो। नाजरीन, निश्तर अस्पताल की छत से मिलने वाली लाशों के मामले के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। काफ़ी मेरा दिल छोटा हुआ है इस खबर के लिए लेकर। कम से कम वज़ीर आला पंजाब का एक्शन है जनाब, उन्होंने 3 डॉक्टर और 3 मुलाजमीन और मुतल्लिका थानों के जनाब 2 SHOs को भी मुअत्तल कर दिया है। मेरी समझ से बाहर है कि इतना इंसानियत सोज वाक़या, इंसान ने मिट्टी में जाना होता है, इंसान मिट्टी से बना हुआ है, मतलब लाइक मिट्टी भी नसीब ना हो आपको। और फिर मुझे ये बताएं कि उन लाशों का कसूर क्या था? इंसानी लाशों को भी कारोबार का जरिया बना दिया गया है। वो ना मीर तकी साहब का शायद शेर है कि मर के भी चैन ना पाया तो कहाँ जाएंगे।
और मेरा आज दिल कर रहा है कि मैं ना बहादुर शाह जफ़र की एक गज़ल के 2 शेर आपसे शेयर करूँ। ज़रूर ज़रूर। वो कहते हैं, ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ। फिर कहते हैं, पढ़े फातिहा कोई आए क्यों, कोई 4 फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों, मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ। हमारी जो इंसानी पाकिस्तान, देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, हम कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है कि तुम अहले ज़मीन पे रहम करो, मैं तुम पे रहम करूँगा। ठीक है, अगर हम किसी पे रहम करने को तैयार ही नहीं है, जो शख्स जहाँ है, जितना है उसकी बुनियाद पे इस कौम को नोच रहा है, कोसरूट रहा है, ठीक है, वो लाशें, वो जिनको आपने छतों पे फेंक दिया, जिनको गिद्ध खाते रहे, जिनको जानवर भंबोड़ते रहे, यार आपके अंदर खौफ खुदा नहीं है? नहीं, आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? तब आपको ये नहीं समझ आ रही है कि वो किसी के कितने प्यारे कभी रहे होंगे। मतलब समझ से बाहर है कि आप उस तरह ऊपर। अच्छा, मैं अब तुम्हें बताऊं कि भाई एक बंदे ने चलो फैसला किया, यार पूरा हॉस्पिटल, पूरा अमला, हर बंदा इसमें दिल में नहीं आया। जो देख रहा था, चौकीदार से लेके जो छत के ऊपर फेंकने के बाद ताला लगाता है, और उस क्या नाम है ऑफिसर से लेके जिसने फैसला किया कि जनाब इनको ऊपर फेंक दिया जाए, किसी को खौफ खुदा नहीं आया, किसी को अल्लाह से डर नहीं लगा यार, और किसी को ये नहीं सोच आ रही कि यार साहब कोई एक नहीं है, 2 नहीं है, पता नहीं कितनी कितनी लाशें इकट्ठी करके उन्होंने ऊपर रखी हुई और उनका कोई पसाने हाल ही नहीं है। भाई हमारी ना ये पाकिस्तान के जो बेहिसी की ना, इससे ज्यादा कभी मिसाल नहीं हो सकती जी। इसके आप लाख तो जी पेश कर दें कि जी इसकी ये रीज़न थी, इसकी ये रीज़न थी, इसकी ये रीज़न थी, वो सब रीज़न्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब तो कोई नहीं दे सकता कि जब उन लाशों को जानवर भंबोड़ रहे थे और उन लाशों के ऊपर आके गिद्ध बैठते थे, तो आपकी अखलाकियात कहाँ चली गई थी? आपकी प्रोफेशनलिज्म कहाँ चला गया था? आपकी जिम्मेदारी कहाँ चली गई थी? और मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि एक प्रेस रिलीज जारी हो जाए और उस प्रेस रिलीज के बाद ये मामला ठप हो जाए, माजी के अंदर भी हमने देखा है कि इंसानी अज़ा बिकते रहे हॉस्पिटल्स के अंदर, माजी में भी हमने देखा कि जाली स्टंट जो है लोगों को पड़ते रहे, दिल का मामला है, लोग मरने हैं और आप पैसा कमाने के लिए उनके जाली स्टंट उनके डाल के पैसे कमा रहे हैं, आप उनके अज़ा बेच रहे हैं, आप उनकी जनाबली डेड बॉडीज बेच रहे हैं, ये भी इसके पीछे भी आप देखना यही निकलेगा सारा कुछ, ठीक है। तो कारोबार का एक सिलसिला बनाया हुआ है ना, वही बात है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ शाहिद इमरान कुरैशी, तमाम तर तफसीलात लेकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा शाहिद, बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब का जो एक्शन था वो तो उन्होंने ले लिया, 3 डॉक्टर्स, 3 मुलाजमीन और मुतल्लिका थानों के जो 2 SHOs को मुअत्तल कर दिया। जी, डॉक्टर्स और मुलाजमीन का तो बनता ही, SHOs का मामला क्या है, उनके साथ कैसे उन्होंने मुंसलिक करके उनको मुअत्तल किया है, ये जरा बताइएगा। जी शुक्रिया लबीबा। ये 3 अक्टूबर को ये वाकया जो है वो मंजर आम पर आया था। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर जो है चौधरी तारिक ज़बान गुज्जर, उनको जो है एक अवामी शिकायत मौसूल हुई थी कि निश्तर अस्पताल की छत पर खुले आसमान के नीचे जो है इंसानी लाशों को रखा जाता है, और जब उन्होंने छत का दरवाज़ा खुलवाया इंतजामिया परेशान हो गई, और जब जाकर देखा तो 6 डेड बॉडीज, जिनमें 2 खवातीन की भी थी, कौवे, चील वगैरह और दीगर जो परिंदे हैं उनको नोच रहे थे। उन्होंने सख्त बर्मी का इजहार किया और इस सारी सूरत हाल से वज़ीर आला पंजाब को उन्होंने आगाह किया, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और 6 रुकनी पुलिस के हवाले से लबीबा ने जो सवाल किया है पुलिस के हवाले से, जरा हम ये चाह रहे हैं कि SHOs को क्यों मुअत्तल किया गया? जी, इस हवाले से SHO को मुअत्तल करना समझ से बाहर है। जब मैंने CPO मुल्तान खुरम शहजाद हैदर से बात की तो इस हवाले से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। उनका कहना था कि यार SHOs का इसमें क्या कसूर है? क्या SHOs ने कहा था कि लाशों को छत पर रखें और ताकि उनको चील कौवे नोचें? क्या वो इंसान नहीं थे? ठीक है, अननोन लाशें हैं, ठीक है, नामालूम लाशें हैं तो इंसानों की यार। पुलिस जब जो लाशें जमा करवाती है डेड हाउस में तो 28 दिन के अंदर वापस उनको उठाना होता है। ये जो लाशें पड़ी थी, पुलिस ने निश्तर इंतजामिया को वापस लेने के लिए 2 से 3 बार लेटर लिखे हैं बाकायदा।
सीपीओ मुल्तान के मुताबिक निश्तर अस्पताल इंतजामिया उनको वापस नहीं करती, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ठीक है, लेकिन शायद मुझे एक मिनट यहाँ मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने दरख्वास्त लिखी, अगर निश्तर इंतजामिया ने उस पर रिप्लाई नहीं किया तो क्या मुतलका थाने का जो SHO था और ऊपर बैठे हुए SP और जो जिम्मेदार हैं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इस बात को देखते कि ये लाशें वापस क्यों नहीं हो रही? जो एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर को पुलिस ने क्यों नहीं फॉलो किया? देखिए, पुलिस का काम है कि जब 28 दिन मुकम्मल हो जाते हैं, 28 दिन के अंदर अंदर इन लाशों को उठाना होता है। वो तो अपना प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया, उन्होंने लेटर लिख दिया इंतजामिया को, एक बार नहीं 2-3 बार लिखा, और इसके लेटर के सारे प्रूफ उनके पास मौजूद है। और जो 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी जो कायम की गई थी इस सारी सूरत हाल के लिए, जिम्मेदारों का तयन करने के लिए, उन्होंने इन SHOs को कमेटी के अंदर बुलाया ही नहीं, ना ही उनको सुना। और तो कैसे इनको जो है कसूरवार ठहराया? ये मुझे बताएं कि फिर ये कौन जिम्मेदार है जिसने वजीर आला को गलत इंफॉर्मेशन दी और SHOs को मुलविस किया गया? इसका मतलब तो ये है कि जो CM को इंफॉर्मेशन दी गई तहकीकाती टीम ने, वो ही गलत थी, बेसलेस थी। बिल्कुल, वो तो इनके जो सीपीओ मुल्तान है, इन्होंने जो मौक़िफ़ दिया है उसके मुताबिक तो इन्होंने उनको बुलाया ही नहीं तहकीकात के लिए। तहकीकात के लिए बुलाते, उनका ये कहना है कि तहकीकात के लिए जब हम बुलाते तो हम अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, और अब अभी तक इन SHOs को मुअत्तल करने के अहकामात नहीं उनको मौसूल हुए। और उनका ये कहना है कि अगर मुअत्तली के अहकामात मौसूल होते हैं तो हम इस पर अपना जो डिसीजन है, एक्शन है, हम लेंगे, हम अपना जवाब जमा करवाएंगे। ठीक, क्योंकि हमारे पास तो सारे प्रूफ है। ये इंतजामिया, निश्तर इंतजामिया की सारी जिम्मेदारी है। ये उनकी जो मैडम है, अपना डॉक्टर मरियम अशरफ, शोबा ऑटोनॉमी की प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक वजायती बयान भी जारी किया था, और वो एक समय से बार वजायती बयान हमारे सामने आया था कि पुलिस की जानिब से जो लाशें जमा करवाई जाती है, दर्द खाने में रखवाई जाती है, 28 दिन के अंदर उनको उठाना होता है पुलिस को। जिनको ज्यादा अरसा हो जाता है उन बॉडीज को छत पर मौजूद केमिकल लगाकर कमरों में रखा जाता है। वो जो एक प्रोसीजर है उसमें इन डेड बॉडीज की तस्वीरें अखबारात में दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि जी ये डेड बॉडीज हैं, ताकि कुछ शनाख्त करना चाहे, अजीज कोई तलाश कर रहा हो, कुछ हो तो वो तलाश हो सके, फिर उसके बाद उनको तदफीन कर दी जाती है। मेरा सवाल आपसे जो बार बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम पुलिस को बहुत मासूम साबित करके ये कह रहे हैं कि जी उनको तो पता ही नहीं था, तो उनको नहीं पता था, तो मेरा सवाल ये कि 28 दिन का बाद का जो प्रोसीजर था वो तो पुलिस ने जाके मुकम्मल करना था ना, वहां जाना था, जाके पूछना था ना कि भाई डेड बॉडीज किधर हैं। नहीं, उनकी जानिब से कोई प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं किया गया, या उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी कि वो वापस करें। क्या उन्होंने आप हाथ पे हाथ धरने वाला हिसाब भी एक तरह से नजर आ रहा है, और उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि हमें मुअत्तल कर दिया गया। शायद साहब इस पे ना मैं चाह रहा हूँ कि कल आप ना इस पे हमें दोनों तरफ का मौक़िफ़ लेके हम आपसे इस पे बात करेंगे, क्योंकि आपने अभी बात करनी है फहद वाले केस के ऊपर भी, तो उस पे मैं कह रहा हूँ टाइम थोड़ा सा बच जाए, ठीक है ना। अच्छा, बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ शाहिद इमरान कुरैशी हमें अपडेट कर रहे थे। एक और मामला जो कि 6 साल और 7 माह के बाद उसका फैसला आया, जिसे कहते हैं कि देर आयद दुरुस्त आयद। कत्ल केस के हवाले से बात करें बैरिस्टर फहद मलिक के, जो कि अब उसका फ़ैसला आया है और तीनों मुल्ज़मान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। और तीनों मुल्ज़मान में आपको बताते चलूँ, राजा अरशद, नुमान खोकर और हाशिम शामिल हैं। और ये एक्चुअली वाक़या क्या था, राना साहब से मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए ना, फहद साहब जो थे एक यंग एनर्जेटिक वकील थे और एक केस के सिलसिले में ये केस लड़ रहे थे और राह चलते उनको कत्ल किया गया। अच्छा, ये जो तीनों थे ये तो फरार हो गए थे और इन्हें बड़ा ऐन मौके के ऊपर गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार करने के बाद ये सारा कुछ जो है हुआ है। अभी केस का फैसला आया है सेशन अदालत से, अभी डेफिनेटली ये लोग ऊपर जाएंगे और ये फिर इसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक बात जाएगी। लेकिन 6 साल में अगर ये फैसला हुआ है तो अंदाजा करें कि सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते कितने साल लग जाएंगे। सही बात है, वही तो आपकी वाली बात है कि वो पोता दादा बन जाता है। बिल्कुल। अब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, हमारे पास एक बड़ा तारीखी वाकया है, शाहजेब कत्ल केस, ठीक है ना। उस शाहजेब कत्ल केस में वो बच्चा यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, ठीक है, बड़ा खूबसूरत लड़का था, उसको शाहरुख जतोई
शाहरुख मुलजिम है जतोई। जिसने उसने मारा। और ये बात है कुछ तकरीबन अब से 10-12 साल साल पुरानी, पहले, हाँ जी। ठीक है ना। कल उसके की बात बाद लगती है राणा कल की साहब, बात seriously लगती है। कल की बात लगती अच्छा, है। लेकिन अब उसके बाद हुआ क्या, वो शाहरुख जतोई इतना तगड़ा है, हाँ जी, इतना तगड़ा है कि पहले तो उसे मुल्क से फरार कराया गया, मुल्क से फरार कराने के बाद उसे फिर गिरफ्तार कर लिया, मीडिया ने शोर इतना किया। उसके बाद दिलचस्प वाकया ये हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने छापा मारा, उसके कमरे में एसी भी लगा हुआ था, टेलीविजन भी लगा हुआ था, जी। और पता नहीं क्या क्या कुछ भी थे। उस दौर में शहद भी बरामद हुआ, जो करामात से शहद हो जाता है ना, वो भी। तो फिर उसको वापस कर दिया गया, जेल भेजा गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो लड़के के वालिदैन हैं मकतूल के, उन पे इतना प्रेशर डाला आया, गया इतना कि फिर प्रेशर आया कि वो बेचारे, हालांकि वो कोई आम लोग नहीं है, इस सोसाइटी के थोड़े से हाँ जी, बारसूख कद के लोगों में ऊंचे से, थे, जी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आज वो बंदा अदालत में अब फ्री है, ठीक है ना। अब इसका जिम्मेदार कौन है, मैं आपको बताऊं। एग्जैक्टली, हाँ, हर जब कोई- सोसाइटी बेहिस हो जाती है और अपने इर्द गिर्द होने वाले वाकयात के ऊपर खुद को लाताल्लुक कर देती है, जब सोसाइटी के अंदर से सिला रहमी खत्म हो जाता है, जब खौफ खुदा खत्म हो जाता है, और फिर जब सोसाइटी के अंदर जो ताकतवर लोग होते हैं, तगड़े जो लोग होते हैं, ये भी लाहौर में भी हमारे एक सर वाकया के हुआ ऊपर था। चढ़कर नाचते हैं, सही बात है, हम सारे, हम लाहौर सारे। में भी एक वाकया हुआ था नहीं इसी सर, दौर वो में। नूर मुकद्दम कत्ल केस का भी अब तक कुछ नहीं ना वही। हुआ, अब ये भी तो हाँ, देखिए। अच्छा, क्या होता क्या है कि प्रेशर आप पे इतना आता है हाँ कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे यार, वो उनका जुमला सुन के। उन्होंने कहा, भाई मेरा बेटा मर गया, मेरी जवान बेटी है, मैं इस सोसाइटी में कैसे सरवाइव करूंगा। एग्जैक्टली, हम सब तो कसूरवार हम हैं। गिरेबान, हमारे सबके गिरेबान सब क़यामत के रोज कसूरवार। अब उस माँ के हाथ में होंगे, जिस माँ को ये सोसाइटी इंसाफ नहीं दे सकी। सही बात है। जिस माँ, जो माँ कितनी दफा मरी होगी, वो कितनी दफा वो अपने अंदर मरी होगी अपने बेटे को याद करके, और कितनी दफा इस बात पे मरी होगी कि मैं अपने बेटे का इंसाफ नहीं ले सकती इस सोसाइटी से। और ये जो कहते हैं ना हजरत, सर इस तरह की हजरत बहुत अली- सी हैं। अभी देखें ना, नूर मुकद्दम की बात की, भी सारा इनाम कत्ल केस है, वो भी है, वो भी पेंडिंग है, अभी तक उनके भी कोई जब भी अब तक फैसले नहीं होंगे, हाँ, फैसला जब कोई भी तक नहीं आया अभी सजाएं तक। नहीं होंगी। क्यों यूरोप के अंदर या वो ममालिक जिन्हें हम तरक्की याफ्ता या महज़िब कहते हैं, क्यों होता है? इसलिए कि वहां पे फौरी फैसले हो जाते हैं। हाँ जी। फौरी, आपने ये गलती की, आपको सिडम हो जाता है। इबरत का निशान बनाने के लिए आपको फौरी फैसले करके दिखाने चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि हाँ जी, अगर हम ये करेंगे तो हमें सजा भी मिलेगी उस इसमें मुताबिक। एक चीज और, हमारा मीडिया भी किसी हद तक जिम्मेदार है। जब हम शाहरुख जतोई की विक्ट्री बनाते हुए तस्वीर जी। देते हैं, तो हम क्या मुआशरे को बता रहे होते हैं? सही बात है। कि ये वो बंदा है जिसने पूरे सोसाइटी और पूरे कानून और आइन और पूरे धज्जियां जनाब उड़ा दी इंसाफ हैं। की धज्जियां उड़ा के ये हीरो क्या विक्ट्री का निशान बना रहा है? वो क्यों बना रहा है? और क्यों मीडिया उसको हाईलाइट कर रहा है? क्यों दिखा रहा है मीडिया उसे हीरो बना के? क्यों नहीं हम शाहजेब की तस्वीरें दिखाते? तो मैं ये समझता हूं कि मन हैसुल कौम, हमें अपना भी जायजा, हम सिर्फ तगड़ों को, ताकतवरों के पीछे ना भागे यार, हमें अपना भी देखना चाहिए कि हम आप नहीं खुद नहीं, काम अब करें में। आपको पता है फिर बेहतरी और जो सही तरह मायने में आप समझ लेना कि जो आती है बेहतरी, वो आप अपने गिरेबान में झांके तभी आती है, इस तरह से तो नहीं आती। सारी बात है, उंगली उठाना बहुत आसान है और ये भूल जाते हैं कि बाकी की उंगलियां भी आपकी तरफ उठ रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर हज़रत अली शेर खुदा ये फरमाते हैं ना कि जो कुफर की रियासतें होती हैं ना, वो चल जाती हैं, जुल्म की नहीं चलती हैं, ठीक है। जहाँ इंसाफ ख़त्म हो जाए वहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता। और बस अब नेक्स्ट कल इंशाल्लाह हम मुलाकात होगी मुलाकात आपके होगी। साथ, और ढेर सारी इसी तरह की अपडेट्स के साथ 1 बजे तक जितनी भी अपडेट्स होंगी उसके साथ हम आएंगे। अब तक के लिए हमें इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।